हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ और आज वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 4 ऑफ एमपी जुडिशरी। तो पेपर 4 ऑफ एमपी जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग एंड देर आर 4 questions which MP judiciary asks in your paper 4. What are those 4 questions? The first question is comprises of issue framing, second is charge framing, third is your civil judgment writing, and fourth is your criminal judgment writing. So these 4 questions can comprise of various substantive laws of the civil laws as well as the criminal law. It could range from MP Accommodation Act to Specific Relief Act to Contract Act to various other Limitations Act and other provisions. So, in order to understand what is issue framing and what is charge framing and how to write a good judgment, you have to understand those substantial piece of laws which are there. You have to be aware of substantial law as well as procedural laws to write a good judgment writing, to write a good judgment. तो इस पेपर में बेसिकली ऐसा होता है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एविक्शन के केस में एमपी एकोमोडेशन एक्ट में जिस तरीके से बात की गई है कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट में एविक्शन जो है वो 2 महीने का नोटिस देना सर्व करना पड़ता है टेनेंट को और उसके बाद ही आप एविक्शन सूट फाइल कर सकते हो। तो अगर आपको मान लीजिए कि वो प्लेंटिफ का जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, डिफेंडेंट का स्टेटमेंट्स दिया हुआ है बेस्ड ऑन विच आपको इशू फ्रेम करना है या फिर जजमेंट लिखना है, तो आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो 2 महीने का नोटिस पीरियड ज़रूरी है। अगर 2 महीने के बीच में जो है टेनेंट ने पैसा लैंडलॉर्ड को दे दिया तो फिर वो एविक्शन सूट फाइल ही नहीं कर सकता है, या फिर कोर्ट में जमा कर दिया सेक्शन 13 ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट इन विच कोर्ट में अगर वो जमा कर दिया है वो पैसे को, तो फिर वैसे कंडीशन में भी देयर कैन नॉट बी एनी सूट। तो इन सब तरीके की जो बात है ये हो गया आपका सब्सटैंशियल लॉ। लेकिन किस तरीके से प्रोसीड्योर आगे बढ़ेगा, ये आपका एकोमोडेशन एक्ट में है या फिर सिविल प्रोसीड्योर एक्ट में है, किस तरीके से आपको जजमेंट लिखना है, कि कैसे आपको एविडेंस को अप्रिशिएट करना है, वो मार्शलिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्या ओनर्स ऑफ प्रूफ होता है, इस तरीके की आपको जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए एविडेंस लॉ की, प्रोसीड्योरल लॉज की, और जिस तरीके से जिस क्वेश्चन के आधार पर जो एक्ट लग रहा है उस एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली देखिए जजमेंट का डेफिनेशन आपको मिलता है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। उसके हिसाब से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो जज देते हैं इन ऑर्डर फॉर द रीजंस ऑफ डिक्री एंड जो है आपका ऑर्डर, उसका जो रीजनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम बेसिकली जजमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रूव द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, तो उस स्टेटमेंट को, उस रीजनिंग को हम जजमेंट कहते हैं। अब ये बात देखिए कि जजमेंट राइटिंग का ऐसे कुछ सेट पैराग्राफ या सेट तरीका नहीं होता है, बल्कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है और इट्स मोर ऑफ अ क्रिएटिव आर्ट जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज राइटिंग इज़ नॉट डेवलप्ड एंड देर इज़ नो फिक्स्ड वे ऑन हाउ यू शुड राइट इट। इट्स मोर ऑफ अ थिंग यू शुड अक्वायर बाई प्रैक्टिस, बट योर फॉर्मेट शुड बी वेरी परफेक्ट। तो आपको जो है ये जो कैसे इशू फ्रेम करना है, किस तरीके से आपको फैक्ट्स को सिंक्रोनाइज वे में, कंसाइज वे में लिखना है, ये एक तरह का आर्ट है जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आइए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो है आपका जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है। हर स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट है, थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आती है, बल्कि जो मेन आपका सिंटेक्स है जिसके बेसिस पे आप जजमेंट राइटिंग करते हो या जजमेंट लिखते हो, वहाँ के हिसाब से वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि किस कोर्ट में वो सूट जो है वो फाइल किया गया है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो कि सूट, मान लीजिए कि कोई सिविल केस है, ये फॉर्मेट आपको सिविल केस का है तो हम सिविल केस ही डिस्कस करते हैं। तो सिविल केस का अगर मान लीजिए कि सूट प्रॉपर्टी है, किसी इमोरल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है और क्वेश्चन में आपको ये भी दिया रहेगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट का वो पर्टिकुलर केस है। अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो आप उसको वहाँ पे ब्लैंक कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन द पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट, बेस्ड ऑन वेयर द सूट हैज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब देखिए ये एक छोटा सा लाइन है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, किस जगह पे कोर्ट फाइल कर सकता है, सूट किस तरीके से फाइल कर सकता है। आपका सेक्शन 15 से लेकर 21 ऑफ सीपीसी में क्या दिया हुआ है। 15 में दिया हुआ है कि सबसे जो लोएस्ट
कोर्ट ग्रेड का है वहाँ पे फाइल किया जा सकता है सूट को। फिर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपको अलग सेक्शन में दिया हुआ है, 6 में आपको बात करते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, और अलग अलग जो कोर्ट्स हैं उसके अलग अलग पिक्यूनरी वैल्यूज़ हैं। जैसे एमपी का मैं बता दूं कि 5 लाख से अगर नीचे का केस है तो वो सिविल जेएमएफसी सेकंड क्लास में आता है, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास में आपका 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के केस को मैटर करते हैं, और 1 करोड़ से अबव जो है अलग कोर्ट में डील किया जाता है। तो इस तरीके से हर कोर्ट का अलग अलग वैल्यूएशन है, और उसके बेसिस पे आप ये फर्स्ट सेंटेंस लिखते हो इन द कोर्ट ऑफ वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द केस। फिर आप लिखते हो कि किस कोर्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में वो मध्य प्रदेश इंदौर मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, वो लिखते हो। प्रिसाइडेड बाय, अगर मान लीजिए आपका जज का नाम जनरली क्वेश्चन में नहीं होता है तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, या फिर यहाँ पे XYZ कोई भी नाम ABC XYZ आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए CNR नंबर, बेसिकली केस नंबर, सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से आपको लिखा रहेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का नंबर नहीं दिया रहेगा, तो आप इसमें सिंपली X ऐसे इस तरीके से 4 डिजिट का ये बेसिकली नंबर होता है, तो आप इसमें इस तरीके से डाल सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आप प्लेंटिफ का नाम लिखते हो, प्लेंटिफ का एज लिखते हो, ऑक्यूपेशन लिखते हो, प्लेंटिफ यहाँ लिखते हो, डिफेंडेंट का नाम लिखते हो, एज लिखते हो, ऑक्यूपेशन लिखते हो। उसके बाद अगर जो भी प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं उनका यहाँ श्री दिस फॉर प्लेंटिफ, श्री जो भी नाम है उनका फॉर डिफेंडेंट, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी मनगढ़ंत नाम नहीं लिखें, क्योंकि आप देखिए एमपी जुडिशियरी या कोई भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको ये इंडिकेशन दिया जाता है कि आप किसी प्रकार का इंडिकेशन या कोई प्रकार का नाम अपनी कॉपी में नहीं लिखें। तो इसीलिए जो भी आपके मनगढ़ंत नाम आता है वो मत लिखिए। ऑल्दो आप ये सोचेंगे नहीं कि उस समय आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ भी इंडिकेशन होता है तो सीधे सीधे आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे सही यही रहेगा कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दें या फिर ABC XYZ कुछ करके लिख दें। तो यहाँ तक आपका हो गया। जो हेडर जो आपके कहते हैं फॉर्मेट का जो हेडिंग्स में आता है वो आपका यहाँ तक डील हो गया। उसके बाद आता है आपका जजमेंट का पार्ट। तो सिंस ये कवर नहीं हो पाया तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जजमेंट का पार्ट आता है, उसके बाद हम लिखते हैं कि किस डेट को वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द जजमेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपका फॉर्मेट, क्योंकि आप एसेंशियल है, आपको फॉर्मेट को मेंटेन करना होगा, लेकिन जो सबसे एसेंशियल पार्ट है आपके जजमेंट राइटिंग में वो ऑब्वियसली उसका मेन बॉडी होता है। तो सबसे पहले मेन बॉडी में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि किस तरीके से क्या बेसिस पे, और इंट्रोडक्शन बेसिकली जो फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स प्लेंटिफ क्या बोल रहा है, डिफेंडेंट क्या बोल रहा है, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। लेकिन आप जो आपके सामने जो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है उसको आप अपने लैंग्वेज में, या मतलब जो बेसिकली आपको ऐसा मिरर बनाना है कि सामने वाला जो पार्टी है जिसके पास सारा कुछ आपके जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक बार में वो 4 लाइन पढ़ के समझ जाए कि किस तरीके का केस जो है आपके पास आया है। तो वो वन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरी पार्टी ने एडमिट किया है या एक पार्टी ने एडमिट किया है, तो एडमिटेड फैक्ट्स को इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। फिर प्लेंटिफ का केस ब्रीफ में लिखेंगे कि प्लेंटिफ के तरफ से किस तरीके का केस है, डिफेंडेंट के तरफ से क्या क्या केस में वो क्या बात कह रहे हैं, उनका क्या आर्ग्यूमेंट्स है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ इज़ व्हाट, बेसिकली द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, उसको जो बोलते हैं कि एक तरफ से प्लेंटिफ बोल रहा है कि ऐसा हुआ है, दूसरी तरफ से प्लेंटिफ उसको डिनाई करेगा। तो वैसा फैक्ट जो एक पार्टी जो है असर्ट करे और दूसरा पार्टी डिनाई करे, उसके बेसिस पे बनता है इश्यूज़। नाउ इशू फ्रेमिंग में भी 2 तरीके का चीज़ है। आप जानते हैं सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट, उसमें ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कहा गया है। अब बेस्ड ऑन हु asserts the fact and who denies the fact, who has to deny that fact, based on that you have to frame the issues. Now I am giving you an example. Whether there exists a contract between plaintiff and defendant, this is one type of putting the issue, and the other part of putting it is whether the contract between plaintiff and defendant invalid. So first was basically assertion whether there exists a contract or not between plaintiff and defendant. यहाँ पे क्या है, the burden is on the plaintiff to prove whether there exists a contract or not. The second question which I put was whether the contract between plaintiff and defendant was invalid.
When I put it negatively, now the burden or the onus of proof here, you know, the question would have been, तो मतलब ये इशू अगर इस तरीके से बना हुआ है तो आपको एक दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये इस तरीके का आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि यहाँ डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है कि देयर डिड नॉट एग्जिस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नेगेटिव way of putting the question like this, that the contract between plaintiff and whether the contract between the plaintiff and defendant was invalid. तो इस तरीके से whether who puts the fact, who is denying the fact, who is asserting the fact, based on that, based on those psychology, you have to frame issues, and the framing of issues is the work of the judge. This is the art of you because you have plaintiff's argument, you have defendant's argument. Based on that, you have to frame issues, and in order to frame issues, you have to put in a lot of these things in mind, that what are the evidence related questions which needs to be answered in your issues, what are the factors which plaintiff has put in, what are the factors which defendant has put in. First of all, you have to identify the disputed facts and disputed law on point. ठीक है, so there could be issue could be on question of fact, issue could be on question of law, issue could be on mixed question of fact and law. ठीक है, supposedly you are working on a case on specific relief act. So the first and foremost question in specific relief act is whether there is a breach of contract between plaintiff and defendant. Fine. This is what, whether there is a breach of contract between plaintiff and defendant is merely a question of fact related issue. Now the second question comes in whether the plaintiff and the defendant or whoever is claiming that he wants specific relief, you have to frame the issue like whether the plaintiff was ready and willing to perform his part of the contract or not. Now the question comes from section 16 clause C of the specific relief act. If the particular plaintiff is not ready and willing to perform his part of the contract, he is not entitled to claim any specific relief. So you have to play with the law here in order to frame a proper issue. If you have not framed this issue, the whole concept of specific relief act would not come into picture. So you have to be very thorough with what you are going to decide and what are the facts which are in dispute. After that, you can say that whether the plaintiff is entitled for specific relief or not. So these are the three issues which could be framed in specific relief act, an ideal specific relief act case which I am talking about. I have not told you what are the facts, I am just telling you this is the way how you should frame issues in particular. So उसके बाद ये आपका ये जो सारा आ जाता है इशू फ्रेमिंग के बाद बेसिकली आप डील करते हो उस इशू को बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स एंड द एविडेंस पुट फॉरवर्ड बाय प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट. एंड लास्ट आपका रिलीफ वाला पार्ट होता है. रिलीफ में बेसिकली आप जो वॉट एवर द थिंग विच यू हैव डिसाइडेड, basically the ratio of the case or the point which you have deduced from the various issues and various arguments put forth by plaintiff and defendant. Based on that, you form an opinion and follow the give the decree to in the open court. So and after that you put a signature, put a date on which the judgment was delivered, and then you put a signature and your designation. So this is how the format of a judgment writing is. So basically issue framing is another thing. Issue framing is like you just have to frame the issue based on the plaintiffs and defendants plaint and written statement. Here charge framing is similar. In civil cases the court has to frame charge based on the accusation of the prosecution. Here you have to write the whole judgment. This is the format of a civil judgment. Criminal judgment, similarly, you have to write the whole judgment, and there is a whole lot of difference between civil judgment writing and a criminal judgment writing. So this was just an introduction in order to let you aware that how peculiar is judgment writing paper and what are the things you have to keep in mind for a good judgment writing. So somebody was asking me what should be the characteristics of a good judgment. So in order to understand, there is nothing which make a judgment good or bad, but if I have to answer that question, I would take you to order 20 clause 4 of CPC, and therein you have a very precise way in which the judgment, it says judgment consists of concise statement of facts, point of determination,
and there are 3/4 categories in which clause like order 24 of CPC talks about. So concise statement of facts is nothing but introduction part. The point of determination is nothing but your issues. Then it says on basis reasoning on the basis of which, or basically appreciation of the evidence, is basically the value you put in to the argument of the plaintiff or the defendant, and based on which how you deduce a particular judgment. So this is how a beautiful judgment could be written. So if you want to join our judgment writing class, the target for IQ is having the judgment writing class as well for MP Judiciary paper 4. So you can talk on and take a number 7500110314 is the number on which you can call and query. आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो आपके फैक्ट्स हैं उसको आप देख सकते हो, कॉल करके पता कर सकते हो, क्वेरी ले सकते हो। और इसका बेसिकली द फॉर्मेट का जो आपका PDF है या फिर एक पर्टिकुलर आपका जो डेमो के लिए दिया जाएगा आपके हमारे टेलीग्राम के जो पब्लिक ग्रुप है उसके ऊपर, आप उसको रेफ़र कर सकते हो और बात कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी हाउ टू राइट अ गुड जजमेंट। थैंक यू।